Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main वन शॉट वीडियोस जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे हम हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं बाइनोमियल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बाइनोमियल में क्या है कि कोई भी फैक्टर दो टर्म का है उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब इस फैक्टर का खुद में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा कि x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, है ना। और ये रिपीट अपने आप को कितने टाइम्स करेगा, n टाइम्स, है ना। तो इस तरीके से जब हम इसे लिखते हैं तो यहाँ पे ये पावर के फॉर्म में हो जाएगा कि x प्लस वाई की पावर n. तो दिस टर्म इज स्टिल बाइनोमियल, है ना। सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर खुद में एक बाइनोमियल है। तो और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो लिखी जाएगी, ये पूरी कंक्लूजन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट रहता है। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन टाइम, तो कैसा कुछ होने वाला होगा कि यहाँ पे जो x प्लस बाई जो कि एन टर्म है, तो फर्स्ट ब्रैकेट से हम x ले रहे हैं, सेकंड से x ले रहे हैं, यानी सारे ब्रैकेट से हम x चूज कर रहे हैं। या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई हमने कोई भी चूज नहीं किया है, बाई को कुछ भी चूज ना करके हमारे पास n चॉइसेस थी बाई की, लेकिन हमने बाई जीरो चूज किया है तो उसे एन सी जीरो से लिखते हैं। तो एन सी जीरो और हमने x सारे चूज कर लिए, यानी x की पावर n हो जाएगी, x का x में n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, हर ब्रैकेट से एक बार x आ रहा है और बाई की पावर जीरो हो जाएगी। इसी तरीके जो सेकंड टर्म है, हमने केवल एक किसी भी एक ब्रैकेट से, हमारे पास जो n चॉइसेस है ना, किसी भी एक ब्रैकेट से हम बाई ले रहे हैं, तो वो चॉइस हमारी नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगी, एन सी वन, है ना। और एन सी वन हमारे किसके बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे x की पावर तो n माइनस वन आ जाएगी और एक हमारी टर्म बाई की आ जाएगी, यानी x का x में n टाइम्स n माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और एक इसी तरीके से हम सिक्वेंस में देखते जाएंगे। तो एन सी टू कि हमने किसी भी दो रैंडम ब्रैकेट से बाई पिक किया है और बाकी सब जगह से x पिक किया है, तो दो जगह से बाई पिक करने का, n चॉइसेस में से दो जगह से बाई पिक करने का तरीका क्या हो गया, NC2। तो यहाँ पे x की पावर n माइनस टू टाइम्स हमारा x आ रहा होगा और बाई टू टाइम्स आ रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ भी एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो गया। यहाँ पे जितने भी एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ये जितने भी कोफिशिएंट है ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं, है ना। तो ये एन सी जीरो से स्टार्ट होके ये लास्ट जो कोफिशिएंट होगा कि हमारे पास एन प्लेसेस पे बाई है और सारे बाई पिक कर लिए, यानी टोटल हमारे पास जो लास्ट कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन होगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म हम देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर वन से एन तक होता तो एन टर्म हो जाती, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो एन प्लस वन टर्म हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको डिटेल में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे x प्लस बाई की पावर वन है तो ये x प्लस बाई ही हो जाएगा, है ना। x प्लस बाई की पावर टू है तो x प्लस बाई का x प्लस बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। और इसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास बाई की चॉइसेस एक थी और उसमें से हमने जीरो बाई पिक किया यानी वन सी वन, हमारे बाई की चॉइस वन थी और हमने वो बाई पिक कर लिया यानी वन सी वन। अब ऐसी बाई की चॉइसेस हमारे पास टू थी, हमने एक भी बाई पिक नहीं किया तो टू सी जीरो। तो इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पे वेरी कर रहे हैं और अल्टीमेटली एक्स प्लस बाई की पावर एन जो है वो सेम रिजल्ट आके आ जा रहा है एक पैटर्न फॉलो करते हुए। एनसीईआरटी में ये पास्कल ट्रायंगल से दे रखा है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स प्लस बाई की पावर जीरो, इसका कोफिशिएंट तो वन आ जाता है, एक्स प्लस बाई की पावर वन, इसका कोफिशिएंट एनसीईआरटी से देखते हैं तो फिर इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे ये वन वन आ जाते हैं दोनों जगह। और उसके बाद जब अगले कोफिशिएंट देखते हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे टू आ गया, ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन में बनी रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ही ट्रायंगल बनाने वाले हैं हम, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे
इस जगह तो 1 आ जाएगा, है ना, और फिर 1 + 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर और 2 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट इसी तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये पास्कल थ्योरम तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम x और y की वैल्यू जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन कॉम्प्लेक्स। x y कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। while n must be होल नंबर। जो इनिशियल आइडिया बाइनोमियल का था वहाँ पे n हमारी होल नंबर हो रही थी, है ना। बाकी हम जनरल इंडेक्स के लिए ये आगे की चीज़ों में बात कर सकते हैं। और इस सब को समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि r = 0 to n। अब यहाँ पे जब r की वैल्यू 0 पुट करना है ना, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी कि ये NC0 NCR x की पावर n - r y की पावर r, है ना। तो ये हमें पैटर्न मिल रहा है कि जैसे हम अगर सेकंड टर्म में जा रहे हैं तो सेकंड टर्म में बाई की पावर 1 दिख रही है, थर्ड टर्म में बाई की पावर 2 दिख रही है ना। और जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं वो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म में बाई की पावर 0 है और आर की वैल्यू भी 0 है। तो NC0 x की पावर n - 0, यानी x की पावर n और बाई की पावर 0। तो यहाँ से ये आ जा रहा है। तो जनरल टर्म हम किसी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जब आर की वैल्यू 0 थी तो फर्स्ट टर्म थी ना, है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम किस तरीके से लिख देंगे जनरलाइज वे में कि TR+1, है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखने पे फर्स्ट टर्म आएगी और TR+1 की एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जब 0 रख रहे हो तब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, NCR आना चाहिए और x की पावर n - r और y की पावर r। तो ये हमारी कोई भी जनरल टर्म हो गई, है ना। यहाँ पे R+1 उसकी पोजीशन हो गई, है ना। जब r, तो यहाँ से हमें जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिल गई कि TR+1 = NCR x की पावर n - r और y की पावर r। इसी तरीके से अगर हम मिडिल टर्म की बात करेंगे, मिडिल टर्म जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की होगी, है ना, अगर r की वैल्यू हमारी या फिर नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म जब ऑड है और टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 हो जाएंगी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होंगी तो जो मिडिल पोजीशन होगी वो n+1/2 टर्म होगी या फिर Tn+3/2 टर्म। अगर n हमारा इवन है तो मिडिल टर्म जो हमारी आ रही होगी वो Tn/2 + 1 टर्म आएगी। n इवन, अब हमें अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी कोई भी जो आर्थ पोजीशन वाली टर्म है वो r-1 पोजीशन वाली टर्म से भी बड़ी होनी चाहिए, है ना। और ये वाली टर्म जो है वो r+1 पोजीशन वाली टर्म से भी बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी जो TR टर्म है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम दो इनक्वलिटीज ले सकते हैं, TR-1 लेस देन TR एंड TR+1 ऑल्सो लेस देन TR। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होंगे तो हमारी जो TR टर्म है वो एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली टर्म हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x की पावर 15 का जो कोफिशिएंट है और x से इंडिपेंडेंट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है ना। तो x की पावर 15 वाले टर्म, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म TR+1 किसके बराबर हो जाएगी, NCR x², फर्स्ट टर्म की पावर n - r यानी 15 और सेकेंड टर्म की पावर यानी 2/x की पावर r, है ना। यहाँ पे r हमें नहीं पता है लेकिन n15 पता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 15CR x² की पावर 15 - r 2/x की पावर r, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम और रीअरेंज कर लेते हैं कि 15CR x की पावर 30 - 2r और ये 2 की पावर r आगे मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पे x की पावर -r, है ना। तो जब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 15CR 2 की पावर r और x की पावर 30 - 3r आ गई, है ना। तो ये हमारी कोई भी जनरल टर्म होगी इस एक्सप्रेशन की। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 निकालेंगे, यानी जो पावर है 30 - 3r उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 15। तो x की 30 - 3r की वैल्यू 15 कब हो जाएगी, जब 3r की वैल्यू 15 हो, 30 - 15
यानी आर की वैल्यू 5। और जो टर्म इंडिपेंडेंट एक्स की है, यानी वहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 30 माइनस 3r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 30 माइनस 3r की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, 30 इक्वल टू 3r, या फिर r की वैल्यू 10। तो जो टर्म इंडिपेंडेंट है एक्स की, वो 10th टर्म होगी, r की जगह 10, है ना। तो यहाँ पे r की जगह पे हम जब 10 पुट कर रहे हैं, मेनली हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 किस टर्म में आएगी, जब 15c 5 2 की पावर 5 एक्स की पावर 30 माइनस 3 इंटू 5, तो यहाँ पे, और नीचे 15c 10 2 की पावर 10 एक्स की पावर 30 माइनस 3 इंटू 10, है ना। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15c 5 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15c 10 2 की पावर 10। तो 15c5 हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, और 15 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, कंप्लीट डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 15 माइनस 5 यानी 5 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5। तो यहाँ से ये टर्म कट गई, सेम है, और आंसर क्या आ गया, 1/2 की पावर 5। तो 1/2 की पावर 5 क्या हो जाता है, 1/32 ना। तो 1/32 रेशियो आ रहा है, तो 1/32 यानी बी आंसर होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, और 10 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस n/2 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/2 प्लस 1 यानी 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारी निकलने वाली है, इसकी मिडिल टर्म। तो वह कैसे आएगी, टी आर प्लस 1 में हम आर की जगह पे 5 रखने पे आएगी। ये क्या हो जाता है, NCR एक्स अपॉन ए, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n माइनस आर, और जो सेकंड टर्म है माइनस ए अपॉन एक्स उसकी पावर r। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ r दे रखा है वहाँ पे 5 पुट कर दिया, तो ये T6 हो गई, 6 टर्म आ गई। और यहाँ पे 10c5 हो गया, x की पावर 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया, अपॉन a की पावर 5 आ गया, मल्टीप्लाई माइनस a की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। तो यहाँ से माइनस का माइनस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ओवरऑल साइन, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो इनकी है वो आपस में कट जाएगी, यानी जो कोफिशिएंट निकलेगा वो 10c5 निकलेगा। अब 10c5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10c5 की वैल्यू आ जाएगी 10 फैक्टोरियल, है ना। तो 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और नीचे जो आएगा 10 माइनस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा। तो 10 माइनस 5 यानी 5 फैक्टोरियल हमने ऐसे लिख दिया। दूसरी बार जो 5 फैक्टोरियल आ रहा है उसे इस तरीके से ब्रेक करके लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 3 इंटू 2 6 होता है, ये 6 से कट गया, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे जो ऊपर बच रहा है 2 2 जा 4 7 जा 28, तो 20 माइनस का 28 इंटू 9, है ना। तो ये कितना हो गया, -252। तो -252 यहाँ पे आंसर आ गया, कि जो मिडिल टर्म है इस एक्सपेंशन में उसकी वैल्यू -252 हो जाएगी। अब हमें इंपॉर्टेंट सीरीज या प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है बाइनोमियल कोफिशिएंट की। तो इंपॉर्टेंट सीरीज या प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है अपना x प्लस वाई की पावर n, वो यहाँ पे पूरा दे रखा है ना। यहाँ पे हम x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं और y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा कि जहाँ जहाँ भी फर्स्ट टर्म दिख रही है उसकी वो डिसअपियर कर जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो वो 1 ही रहता है। और सेकंड टर्म में x की इंडेक्स इंक्रीजिंग हो जाएंगे, NC0 x की पावर 0 से लेके NCn x की पावर n तक। अब इसी में वेरिएशन करके हमें बाइनोमियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज निकालनी है। जैसे हमें अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम लेना है ना, तो जो दूसरा x है, इस x को अगर हम 1 से रिप्लेस कर देंगे
तो यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वो सारी चीजें x की पावर 0, x की पावर इन सब की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी ये अल्टीमेटली लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो बचेगा NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, है ना, इस तरीके से आगे NCn तक, इन सब के सम का आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर n। अगर हमें सारे अल्टरनेट साइन चाहिए प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो हम क्या करेंगे कि x को -1 से रिप्लेस कर देंगे। x को -1 से रिप्लेस करने पे लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, जहाँ जहाँ x की ऑड पावर वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ x की ऑड पावर वहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी NC0 पॉजिटिव रहेगा, NC1 नेगेटिव रहेगा, NC2 पॉजिटिव रहेगा, NC3 नेगेटिव रहेगा, एंड सो ऑन अप टू NCn, है ना। तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आते रहेंगे। तो अब इसमें क्या है कि हमें सारे अल्टरनेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, है ना, सारे के सारे ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए जहाँ पे r की वैल्यू ऑड है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे इधर क्या आ रहा है 2n, और इधर जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टाइम्स NC0 प्लस 0, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आ गया, प्लस 2 टाइम्स NC2, इस तरीके से, है ना, ऑल इवन कोफिशिएंट आ गए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए, है ना। अब सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो है ना 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 2 सबसे कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 अप टू NCn, है ना, अगर n इवन है, या फिर n-1 अगर n ऑड है। ठीक है, तो जो लास्ट इवन कोफिशिएंट होगा वहां तक का सबका सम आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 की पावर n के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है, सारे के सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम वो 2 की पावर n/2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर n-1 आ जाएगा। अब हमें सारे ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर चाहिए तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सीरीज को पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबको सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे जो नीचे वाली सीरीज है इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी भी 2 की पावर n लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, पर राइट हैंड साइड में जितनी भी इवन टर्म थी वो डिसअपियर हो जाएंगी, और जितनी भी ऑड टर्म थी, यहाँ पे NC1 प्लस का है, NC1 माइनस का था, लेकिन अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस का हो गया, तो ट्वाइस ऑफ NC1 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ NC3 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NC5 हो जाएगा, और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ NCn तक आ जाएगा अगर n हमारा ऑड है, या फिर जो लास्ट टर्म होने वाली है वो ट्वाइस ऑफ NCn-1 हो जाएगी अगर n हमारा इवन है। तो यहाँ पे भी सब जगह से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे NC1 प्लस NC2 NC3 प्लस NC5 ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इन सब का सम किसके बराबर आ जाएगा 2 की पावर n/2, यानी 2 की पावर n-1। ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n किया, उसमें 1 माइनस एक्स की पावर n को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आने वाला है, जब हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे सारे के सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा, उनके सम का आंसर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर n-1, है ना। ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर वैल्यू जाननी है, ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n/2, है ना। यहाँ पे x की जगह पे हमें 1 पुट करने हैं, तो यहाँ पे जो भी सारे कोफिशिएंट्स आएंगे वो सारे के सारे ऑड आएंगे, और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1। हमें इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए, विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए, है ना। तो उसमें क्या है कि हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे आयोटा x से, इवन वाले पार्ट में,
है ना, यानी x को 1/x से किस आयोटा x से किस में रिप्लेस कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो आयोटा x से जब भी रिप्लेस करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे जो आयोटा की ऑड पावर वाली टर्म आएंगी वहाँ पे आयोटा x आ जाएगा, और जहाँ पे भी आयोटा की इवन वाली टर्म आएंगी वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अल्टरनेट माइनस साइन। तो मेनली यहाँ पे क्या आ रहे थे, यहाँ पे सारी की सारी इस टर्म में सारे के सारे इवन कोफिशिएंट आ रहे थे, तो ऑड कोफिशिएंट तो सारे डिसअपियर हो जाएंगे, है ना, जिनमें आयोटा अपीयर हो रहा है, और सारे के सारे इवन कोफिशिएंट यहाँ से आने वाले हैं, और सारे के सारे इवन कोफिशिएंट आने वाले हैं, यानी आयोटा एक्स की पावर भी इवन होने वाली है ना। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा की 4 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट में आ जाएंगे, है ना। NC0 -NC2 प्लस NC4 -NC6, इस सब का सम कैसे निकलेगा कि इस वाली वैल्यू में हमें आयोटा एक्स डालना है एक्स की जगह पे। तो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम को हम कैसे लिख सकते हैं कि समेशन r इक्वल टू 0 to n NCR, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 2 की पावर n, और सभी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 to n -1 की पावर r NCR, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनके सम की वैल्यू 0 आ रही है, और जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है सभी को सम कर रहे हैं NC0 से लेके NCn तक, तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n आ रही थी। अब इस क्वेश्चन में हमें समेशन r इक्वल टू 1 to n r NCR की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन से आगे प्रोसीड करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n हमारा कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सबके मल्टीप्लिकेशन में, जैसे NC1 है तो NC1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 आना चाहिए, NC2 है उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 आना चाहिए, यानी ये जो x है, x की जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए हर टर्म में। तो ये कैसे आ सकता है, जब हम इसे पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स की पावर n के हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n-1, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, NC0 मल्टीप्लाई बाई 0 इंटू एक्स की पावर -1, तो ये टर्म तो 0 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई NC1 एक्स की पावर 0, है ना, हमेशा एक्स की पावर 1 कम होती चली जाएगी, है ना, जो डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं। उसके बाद NC2 इंटू 2 एक्स की पावर 1, तो ये ऐसे n टर्म जो इसकी आ जाएगी, सबसे लास्ट टर्म जो इसकी आ जाएगी वो n टाइम्स NCn एक्स की पावर n-1। और यहाँ पे जो हमें सम निकालना है, r की जगह पे 1 पुट करने में वो क्या आ रहा है, 1 इंटू NC1, r की जगह पे जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 इंटू NC2। इसी तरीके से r की जगह पे जब हम n पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रही वैल्यू, n इंटू NCn। तो इन सब का आंसर कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, पुट 1 इन प्लेस ऑफ x। जैसे ही हम यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपनी n इंटू 2 की पावर n-1 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, समेशन r NCR, यहाँ पे r की वैल्यू 1 to n। अब हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के लिए क्या है कि जो भी हमारे ये डिफरेंशिएशन का आंसर था ना, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1, यहाँ पे x की जगह पे अगर हम -1 पुट कर देंगे तो x की जगह -1 पुट करके ही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ आ जाएगी वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, -1 की पावर r NCR टाइप का कुछ आ जाएगा, n टाइम्स r टाइम्स NCR टाइप का कुछ आ जाएगा, यहाँ पे r इक्वल टू 1 to n, है ना। तो सारे के सारे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ r टाइम्स NCR की वैल्यू क्या हो जाती है, 0।
जबकि आर टाइम्स एनसीआर की वैल्यू क्या हो जाती है, सभी कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो n इंटू टू की पावर n-1। अब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम की बात कर रहे हैं जिसमें हर टर्म में एक एपी भी मल्टीप्लाई हो रही है, एपी की टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी और टर्म निकल रही है ना। तो यहाँ पे एपी की आर से टर्म निकालना आसान बात है, एपी वाले तरीके से निकाल सकते हो। डायरेक्टली अगर निकालना है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एपी का क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आर हो जाएगा, है ना। और माइनस हम यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सारी ऑड टर्म है तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर को माइनस करेंगे कि उसकी माइनस करने से फर्स्ट टर्म आ जाए, है ना। तो आर की जगह पे जब हम वन पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आर है, तो 2 आर माइनस 1 कर देंगे तो ये एपी की सारी टर्म आ जाएंगी। जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आएगा। तो 2r-1 हम इसे जनरल टर्म की तरह देख सकते हैं, है ना। यानी टी आर टर्म जो होगी इस सिक्वेंस की वो 2r-1 टाइम्स एनसीआर टाइप की हो जाएगी। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, और हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू समेशन टी आर, है ना, आर इक्वल टू 1 to n। और इस पूरे का सम हमें निकालना है, तो सम के लिए अब हम यहाँ पे टी आर की वैल्यू रख देते हैं, आर इक्वल टू 1 to n 2r-1 एन सी आर। यहाँ पे ब्रेक कर देते तो 2 कांस्टेंट है, 2 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसे कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, और बाद में जो सम कर देंगे वो आर इक्वल टू 1 to n आर एन सी आर का कर देंगे, माइनस आर इक्वल टू 1 to n एन सी आर। तो यहाँ पे अभी हमने आर एन सी आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये क्या थी, n टाइम्स 2 की पावर n-1, और एनसीआर सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम किसका बराबर था, 2 की पावर n। तो यहाँ से दोनों जगह से क्या आ गया, 2 की पावर n कॉमन आ गया, 2 की पावर n-1 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर n यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। फर्स्ट टर्म से n कॉमन आया, सेकंड से 1 आया, तो 2 की पावर n n-1 ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक और सीक्वेंस मिल रही है जिसमें भी जो सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनके साथ एक एपी की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है, अगर कॉमन डिफरेंस 3 का है तो इसकी जनरल टर्म जो हम लिखने वाले हैं, टी आर टर्म जो लिखने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में C2 आ रहा है, NC2 आ रहा है, तो यहाँ पे NCR+1 टाइप का आएगा, है ना। और जो बाइनोमियल का के साथ जो एपी मल्टीप्लाई है उसकी टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसका डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस 3 है, अगर 3 है तो यहाँ पे 3R टाइप का कुछ होगा, और 3R में से कोई भी एक नंबर माइनस हो रहा होगा। तो 3R में से ऐसा नंबर माइनस हो रहा होगा जिससे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए, है ना। तो 3R में से हम क्या माइनस करेंगे, तो R की जगह जब 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3R है, लेकिन आना 2 चाहिए, तो 2 कब आएगा, जब हम 1 माइनस कर देंगे। तो 3R-1 टाइम्स जो हमने लिखा है ये इस एपी की जनरल टर्म आ गई। R की जगह 1 रखने पे 2 आ रहा है, R की जगह 2 रखने पे 5 आ रहा है, 3 रखने पे 8 आ रहा है, इस तरीके से। और ये टोटल n-1 टर्म है ना। यानी R की जगह पे 1 रखने पे यहाँ पे C2 मिलने वाला है, और R की जगह n रखने पे यहाँ पे C आर की जगह एन तो नहीं रख सकते क्योंकि ये फिर एन से ज़्यादा हो जाएगा। आर की जगह हम हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, n-1, और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, आर की वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन जनरली बाइनोमियल कोफिशिएंट जब भी हमें यहाँ पे लिखने हैं तो एनसीआर टाइप के होने चाहिए। तो एनसीआर टाइप के कब आएंगे, जब हम यहाँ पे TR-1 की बात कर रहे हैं। जब TR-1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी R-1 करेंगे तो ये 3R-4 हो जाएगा, है ना। -3 और ऐड हो जाएगा -1 में, है ना, आर की जगह R-1 पुट करने पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो NCR बन जाएगी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए R की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी NC2 आएगा। और यहाँ पे जब 2 पुट कर रहे हो तो 3 इंटू 2 6 -4, यानी यहाँ पे 2 आ रहा है ना। जब 3 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो गए, और 4 घटाए तो 5 आ गए, और यहाँ पे 3 आ गया, NC3 आ गया, यानी सेकंड टर्म हमें मिल गई। यानी जो हमने एपी लिखी हुई है इसकी जनरल टर्म TR-1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो R है, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। अब हमें यहाँ का सम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सम निकलेगा वो समेशन सारी जनरल टर्म का सम कर देंगे। तो सारी जनरल टर्म का हम सम कर देंगे। यहाँ पे R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू 2 से n तक वेरी कर रही है ना। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आ गया,
आर की वैल्यू 2 से n आर एन सी आर माइनस 4 टाइम्स आर की वैल्यू 2 to n एन सी आर। तो इसमें 3 एज इट इज है। आर एन सी आर की वैल्यू क्या हो जाती अगर यहाँ पे एन सी जी मतलब आर की जगह पे 1 और आर की जगह पे 0 भी होता तो तब यहाँ की वैल्यू हो जाती n टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे जो मिसिंग है वो 1 टाइम्स एन सी 1 मिसिंग है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस सम से। ये सम तब आता है जब ये वाली टर्म भी इंक्लूड हो जाती, माइनस 0 टाइम्स एन सी 0, तो ये तो 0 ही है, यानी केवल इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सेकंड टर्म में देख लेते हैं, तो जो सेकंड टर्म है जहाँ पे 4 है तो माइनस 4 टाइम्स ये एन सी 2 से एन सी एन तक का सम है, एन सी 2 से एन सी एन तक का सम है, एन सी 0 से एन सी एन तक का सम क्या हो जाता 2 की पावर n। एन सी 2 से अगर हम कर रहे हैं तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एन सी 1 और एन सी 0, ये 3 टाइम्स n की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे एन सी 1 की वैल्यू n हो गई कि n में से 1 ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके n है, कोई भी एक चूज कर लो, और इंटू 1 यानी ये माइनस n हो गया, और एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है और 0 मल्टीप्लाई तो ये 0 ही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 की पावर n माइनस एन सी 1 यानी माइनस n, और एन सी 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो 2 की पावर n माइनस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट से क्या बचेगा 3n बचेगा, और यहाँ से जब हम 2 की पावर n माइनस 1 लेंगे तो फिर एक 2 और बच जाएगा ना इस वाली जगह से, तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। अब 2 की पावर n माइनस 1 हमने ले लिया, उसके अलावा जो बची हुई टर्म यहाँ पे है, उसके अलावा बची हुई टर्म यहाँ पे क्या है -3n। यहाँ पे -4 टाइम्स 2 की पावर n हमने कंसीडर कर लिया, इसके अलावा बची हुई टर्म यहाँ पे क्या है +4n है ना, और माइनस माइनस प्लस यानी +4। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ गया वो 2 की पावर n माइनस 1 3n माइनस 8 और माइनस ये प्लस n आ गया +4 आ गया, है ना। तो ऐसे एपी मतलब कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम जनरल एपी एक कंसीडर कर ले रहे हैं ताकि एपी का कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो जनरल सी एपी दिख रही है इसके सम हमें निकालना है, तो इसके सम के लिए ठीक है, पहले हमें आर्थ टर्म लिखनी होगी। तो आर्थ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस ए बी की फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, तो इसकी आर्थ टर्म ए प्लस आर माइनस 1 डी हो जाएगी। साथ में फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट C1 आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कब आएगी, आर की जगह 0 रखने पे, तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा ना NC r+1, तब 0 रखने पे ये AP की फर्स्ट टर्म आएगी और 0 रखने पे आर की जगह पे। तो इसका सम निकालना है, तो इसमें पहले हमें सम की आर्थ टर्म लिखनी होगी। तो इसकी जो आर्थ टर्म लिखेंगे तो AP की आर्थ टर्म जो हो जाएगी वो A प्लस आर माइनस 1 डी हो जाएगी, और आर्थ पोजीशन पे जो NCR की NC1 की वैल्यू होगी, फर्स्ट पोजीशन पे NC1 है, सेकंड पे NC2 है, तो आर्थ पोजीशन पे ये NCR हो जाएगा। यहाँ पे NCR तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम सम की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो समेशन टी की पावर समेशन टी आर आर इक्वल टू 1 to n, ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसको जो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आर इक्वल टू 1 to n अप्लाई करने से पहले, तो इसे हम क्या लिख देंगे A माइनस डी प्लस डी टाइम्स आर NCR। यहाँ से दो अलग अलग टर्म बन गई और उन दोनों का NCR में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों को सेपरेटली डील करेंगे। ये r इक्वल टू 1 to n, A माइनस डी इंडिपेंडेंट ऑफ r है, r की वैल्यू कुछ भी हम रखेंगे 1 2 3 4, A माइनस डी की वैल्यू A माइनस डी ही रहेगी, तो A माइनस डी यहाँ पे बाहर आ गया फर्स्ट टर्म जब हम लिख रहे हैं, इंटू NCR प्लस समेसन r इक्वल टू 1 to n। अब हम सेकंड टर्म लिखने वाले हैं, तो d की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट ऑफ r है, तो d बाहर आ गया और r टाइम्स NCR।
तो यहाँ पे जो एनसीआर की वैल्यू है वो NC1 से लेके NCN तक का सबका सम है। NC0 यहाँ पे मिसिंग है। अगर NC0 यहाँ पे मिसिंग है तो हमें NC0 यहाँ पे जैसे इसका सम जब कर रहे हैं तो A माइनस डी टाइम्स, अगर NC0 भी होता तो इस पूरे का सम क्या हो जाता 2 की पावर n, लेकिन NC0 मिसिंग है तो माइनस NC0 है ना। ऐसे ही यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो r इक्वल टू 0 पे तो ये टर्म 0 होने वाली थी ना, यानी इसकी तो सारी टर्म यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये d टाइम्स है ना, और r NCR की वैल्यू क्या हो जाती है ये n टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। तो इन दोनों से भी 2 की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कहीं से भी हमें ढूंढना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट जो फर्स्ट ब्रैकेट से हो जाएगा वो 2a माइनस 2d, और सेकंड ब्रैकेट से 2 की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हो जाएगा d टाइम्स n। अब 2 की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, इसके बाद माइनस NC0, यानी NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बचा a माइनस डी। अब यहाँ पे हमें d दोनों जगह से कॉमन लेना है, तो d दोनों जगह से अगर कॉमन लेना है तो 2 की पावर n माइनस 1 है ना, यहाँ इन दो जगह पे d है, अगर d कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 टाइम्स d हो जाएगा प्लस 2a माइनस a प्लस t। तो ये सम का आंसर आ गया। समेशन r इक्वल टू 1 टू n a प्लस r माइनस 1 d NCR। इस वाली सीरीज के सम का आंसर इस तरीके का आ गया। अब दो बायनोमियल सीरीज हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से जो कोफिशिएंट हैं उनके सम हमें निकालने हैं, है ना। जो कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन है उनके हमें सम निकालने हैं, तो हमें पहले इसमें फर्स्ट मेथड क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो भी ये कोफिशिएंट है ये किस तरीके की सीरीज से आएंगे, है ना। तो सबसे पहले सारे कोफिशिएंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कुछ देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ रहा होगा कि C0 C1 C2 इस तरीके से कोफिशिएंट किसी एक सीरीज ने दिए होंगे और दूसरी सीरीज ने भी ऐसे ही कोफिशिएंट दिए होंगे। तो इन सब के मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर हमें हमें करना है तो यहाँ पे ऐसा करना है कि एक सीरीज को लिखते समय इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स हो, और साइन भी देखने की, साइन जो भी रिक्वायर्ड है उस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो एक सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन हो, और एक जगह पे डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स होनी चाहिए। तो ये इंक्रीजिंग पावर एक्स किस तरीके से आएगी, जब हम एक्स प्लस 1 की पावर n लेंगे, है ना। तो इसके एक्सपेंशन किस तरीके से आएगा, NC0 एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 एक्स की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। जबकि दूसरी सीरीज में डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो NC0 एक्स की पावर 0 NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2, ऐसी NCN एक्स की पावर n तक जाएगी ये। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स की पावर 2n हो जाती है, और जब हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने में हमें कई सारी टर्म मिल रही होंगी, लेकिन हमें चाहिए क्या कि NC0 का NC0 मल्टीप्लाई हो रहा हो, NC0 का NC0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर उससे एक्स की पावर क्या आ रही होगी n, जब NC1 का NC1 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब एक्स की पावर क्या आ रही होगी n, यानी हमें क्या चाहिए इधर कोफिशिएंट एक्स की पावर n। तो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इधर से जो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो इधर से भी होना चाहिए, तो इधर से हम एक्स की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो इसकी जो जनरल एक्सपेंशन है वो किस तरीके से हो जाएगी 2NCR
एक्स की पावर आर। अगर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स की जगह हम आर की जगह हम एन रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 2n/n एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आ गया 2n/n। तो हमारी जो ये सीरीज है इसका आंसर क्या आ गया 2n/n। जनरली यहाँ पे ये आसान हो गया, लेकिन बेटर तरीका ये भी है डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स लेने का कि हम एक्स को ओरिजिनल सीरीज में 1/x से रिप्लेस कर दें, है ना। तो ये आगे ट्राई करेंगे, है ना। वो अभी सिंपल क्वेश्चन में मतलब इसमें तो काम आ गया, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होता है जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होता है। अब हमें ये सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या है कि पिछला वाला ही क्वेश्चन अपने यहाँ पे थोड़े अल्टरनेट आ रहे हैं कि पहले से हमें C0 लेना है और दूसरी सीरीज से C1 लेना है। पहले से C1 लेना है, दूसरे से C2 लेना है, पहले C2 लेना है, दूसरे C3 लेना है। तो यहाँ पे जो x की पावर हमें किसका कोफिशिएंट लेना पड़ेगा यहाँ पे C0 और C1, यानी x की पावर n+1 का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। या C0 और C1 x की पावर n-1 का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा कि ऊपर वाला जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वहाँ पे x की पावर n के कोफिशिएंट से ये आएगा 2n/n, और ये कैसे आएगा x की पावर n-1 या n+1 का कोफिशिएंट लेने पे तो वो 2n/n+1 हो जाएगा, या फिर 2n/n-1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे S2 करने पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो NC0 और NC2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो NC0 और NC2 का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से इस वाली टर्म का और इससे अगली वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यानी हमें कोफिशिएंट जो राइट हैंड साइड में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगी सीरीज, यानी 1 + x की पावर 2n है। तो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए x की पावर n+2 का या x की पावर n-2 का। तो x की पावर n+2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n/n+2, या x की पावर n-2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2n/n-2। तो यहाँ पे जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमने जो अपनी बाइनोमियल सीरीज ली थी 1 + x और x+1 की पावर n, तो फर्स्ट से तो NC0 आ रहा है यानी x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, और सेकंड से NCR आ रहा है यानी x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है x की पावर n+r। तो x की पावर n+r या x की पावर n-r इनका कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर n+r का कोफिशिएंट कैसे आएगा, वो आएगा 2n/n+r से, और x की पावर n-r का कोफिशिएंट कैसे आएगा 2n/n-r से। तो ये जनरलाइज, तो हमारे पास सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं और उनके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर चल रहे हैं, है ना। तो वो नंबर AP में हो सकते हैं या नॉर्मल नंबर है। तो वहाँ पे जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना है कि जो भी ये नंबर दे रखे हैं, अब जैसे यहाँ पे NC0 NC1 NC2 NCn तक है, तो इन सब चीज़ में हम सबसे पहले ऐसे एक्सप्रेशन लेंगे जहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो वो 1 + x की पावर n में है। अब 1 + x की पावर n में फिर हम ये देखेंगे कि जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी NC0 x की पावर n x की पावर 0 + NC1 x की पावर 1 + NC2 x की पावर 2 NCR x की पावर r। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने में जो डिनोमिनेटर में नंबर आने वाले हैं वो नंबर रिक्वायर्ड 1 है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड 1 नहीं है तो यहाँ पे कुछ x की पावर r का मल्टीप्लाई करके हमें उसके बराबर करना है। हाँ, तो अभी इसे मतलब सिंपल वाला ही है, तो ये इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x की पावर यहाँ पे 0 है, ये x की पावर 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम कोफिशिएंट मिलने वाले हैं। तो अब इसे इंटीग्रेट कहाँ से कर देंगे, 0 से लेके उस लिमिट तक जो हमें इन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक GP मिल रही है उसके लिए, है ना। तो GP की जो फर्स्ट टर्म है उस से उस लिमिट तक जाएंगे, या फिर हमें देखना है कि किस तरीके से। तो यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलने वाला है, रिक्वायर्ड सीरीज मिलने वाली है। तो जब हम 0 से 7 तक यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 + x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 7 पुट करेंगे तो ये 8 की पावर n+1 अपॉन n+1 हो गया, और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 0 की पावर n+1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा।
और अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड अपनी क्या हो जाएगी, NC0 x की पावर 1/1 प्लस NC1 x की पावर 2/2, इस तरीके से NCn x की पावर n+1/n+1। तो इस तरीके से हो गया, और इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से लेके 7 तक। तो जब जब हम 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो गई, जब 7 रखेंगे तो ये टर्म कैसी हो गई, NC0 7 की पावर 1/1 प्लस NC1 7² 2। तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज आ गई, और रिक्वायर्ड सीरीज का सम का आंसर क्या आ गया, 8 की पावर n+1 -1/n+1। अब हमें ये सेकंड सीरीज मिल गई। अब ये सेकंड सीरीज में क्या है कि 1+x अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे इसके एक्सपेंशन को हम ले रहे हैं, तो ये हो गया NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2, है ना, प्लस 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 NCR x की पावर r, ये NCn x की पावर n तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की पावर 1/1 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे NC0 के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 चाहिए, 1 तो नहीं चाहिए। तो 2 कब आ सकता है, जब यहाँ पे x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना हो, तो x की पावर 2/2 आएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम इस पूरे में x का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड x का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट करना है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट अपॉन 2 के कोफिशिएंट तो सारे 1 है ना, सारे 1 की पावर कुछ आ रहा है। जैसे वहां पे 7 की पावर था तो 0 से 7 तक किया था। अगर a की पावर की एक सीरीज चल रही होती तो 0 से a तक करते, अगर 1 की पावर की सीरीज चल रही तो 0 से 1 तक इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, तो हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ जाएगा इसके सम का, है ना। तो अब ये इसका राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, या राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अपनी सीरीज एग्जैक्टली बन रही है या नहीं बन रही है ना। तो यहाँ पे जब हम x का पावर सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये NC0 x प्लस NC1 x² प्लस NC2 x³ इस तरीके सीरीज हो गई, NCR x की पावर r+1 एंड सो ऑन, है ना। और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा था 0 से 1 तक dx। तो जब इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है तो NC0 के साथ क्या आ जाएगा, ये x² 2 आ जाएगा। NC1 के साथ क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 आ जाएगा। ऐसे ही NCR के साथ क्या आ जाएगा, x की पावर r+2/r+2 आ जाएगा, है ना। और लिमिट है 0 से 1, तो जब हम 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, और जब हम 1 रख रहे होंगे तो सारी टर्म मॉडिफाई होकर कैसी हो जाएंगी, NC0/2 प्लस NC1/3 प्लस NC2/4 NCR अपॉन r+2 NCn अपॉन n+2। तो इस टाइप की पूरी सीरीज हो गई, हमें इसी की सम निकालना था n+1 टर्म तक का। हम्म? तो C0 पे फर्स्ट टर्म है, C1 पे सेकंड टर्म है, C2 पे थर्ड टर्म है, तो Cn पे n+1 टर्म हो जाएगी। यानी सारी टर्म का सम, मतलब सारी टर्म यहीं पे लिखी हुई हैं। अब इस पूरे का सम कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करके। तो उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 प्लस x की पावर n dx। 1 प्लस एक्स को हम t मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू t-1 हो जाएगी, और dx की वैल्यू, है ना, या फिर d d1 प्लस dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसे यहाँ पे वेरिएबल रिप्लेस कर देते हैं। तो जब x 1 हो रहा था तो यहाँ पे ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, हम्म, कि
जब x 1 हो रहा था तो t की पावर t 1 हो जाता, यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x 0 है तो t की वैल्यू 1 है, जब x 1 है तो t की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे x की जगह पे हम लिख देंगे t माइनस 1, और 1 प्लस एक्स की जगह पे लिख देंगे t की पावर n dt, है ना। अब इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 to 2 t की पावर n प्लस 1 माइनस t की पावर n dt, तो t की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट यहाँ पे लग रही है 1 to 2। तो जब हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस अब 1 पुट करना है तो 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन में लिमिट रखने के बाद हमारे जो सम है, सम का आंसर ये आ गया। इसे एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा वो n प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 और 2 टाइम्स n प्लस 1। चलो ये हम्म, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n प्लस 2 हो गया, माइनस 2 की पावर n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 2 हो गया, माइनस n माइनस 1 हो गया, प्लस n प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे n प्लस 1 का 2 की पावर n प्लस 1 का अगर हम कोफिशिएंट लेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, 2n प्लस 2, और 2n प्लस 2 पहली टर्म से कॉमन आ रहा है, और 2 की पावर n प्लस 1 इधर से ले रहे हैं तो माइनस n माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे n से n कट गया तो प्लस का 1 बचा, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस 2। तो फाइनल जो आंसर आ गया 2 की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट पॉजिटिव साइन के लिए हैं और सारे कोएफिशिएंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स की पावर n से ही हमें स्टार्ट करना होगा। दिस इज r इक्वल टू 0 टू n n सी आर एक्स की पावर r। अब हमें डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट चाहिए वो 3 चाहिए। जब x की पावर 0 यहाँ पे है, उसका इंटीग्रेशन करने के 3 तो नहीं आ सकता। अगर c0 के साथ जो कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन में x क्यूब अपॉन 3 आ सकते हैं।
तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब हम पूरी सीरीज को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूरी सीरीज को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में सेम सिंपल नंबर आ जाएंगे। अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। अब इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो c0/3 का मल्टीप्लीकेशन 1 की सी, है ना, तो यहाँ पे 0 से 1 तक करेंगे, दोनों तरफ 0 से 1 dx तक कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें अपने आप जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो बन जाएगी, राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड सीरीज बन जाएगी। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेनली ये 0 to 1 समेसन r = 0 to n NCR x⁴r+2 dx। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ये n+1 टर्म का हो रहा है, सारी की सारी टर्म मान लीजिए NC0 x⁴0+2 का इंटीग्रेशन होगा प्लस, है ना। तो इस तरीके से r टर्म हो रही, तो समीशन का साइन बाहर लगा देंगे और सारे इंटीग्रेशन के बाद हम फिर दोबारा से उसे कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 NCR x⁴r+2 dx। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप में अपनी रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी, और इसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड को अभी हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि हाँ हमारी रिक्वायर्ड सीरीज ऐसी ही है ना। जो समेशन r = 0 to 1, अब ये इंटीग्रेशन करना है तो NCR भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, है ना। ये इंटीग्रेशन में dx, है ना। तो इंटीग्रेशन जो हो रहा है x⁴r+2 का, तो वहाँ पे क्या हो गया, x⁴r+3/r+3 आ गया। इंटीग्रेशन 0 to 1 हो रहा है। r = 0 to n NCR, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पे 1 की पावर r+3 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा अपॉन r+3, -0 पुट करना है तो बची हुई चीज 0। तो मेनली सिंप्लीफाइड RHS जो अपना हो जाएगा, सिंप्लीफाइड RHS जो अपना हो जाएगा वो NCR अपॉन r+3 हो जाएगा। इसका ये समेशन है r = 0 to n, है ना। तो r की वैल्यू 0 रखने पे ये क्या हो रहा है, NC0/3। r = 1 रखने पे ये क्या हो रहा है, NC1/4। r = 2 रखने पे ये क्या हो रहा है, NC2/5। और ऐसी टोटल इसमें n+1 टर्म है, तो r की जगह जब हम n रखेंगे तो n+1 टर्म मिल जाएगी, यानी हमें इसी सीरीज का सम निकालना है। और ये सीरीज जो है ये किसके बराबर है, इस सीरीज का सम किसके बराबर है, इंटीग्रेशन x² 1 + x⁴n dx, इस पूरे के इंटीग्रेशन के बराबर है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करने हैं। इंटीग्रेशन x² 1 + x की कंप्लीट पावर n dx 0 to 1। तो यहाँ पे 1 + x को हम दोबारा से t मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे x की वैल्यू t-1 हो जाएगी। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, t-1 का होल स्क्वायर, यानी t² -2t + 1, और dx की वैल्यू dt हो जाएगी। तो अब इसको बैकपुट यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से ये सॉल्व होके आएगा 0 to 1 t² -2t + 1 मल्टीप्लाई बाई t⁴n dt। तो यहाँ से ये आगे क्या आ जाएगा, 0 to 1 t⁴n + 2 -2 टाइम्स t⁴n + 1 + t⁴n dt। इंटीग्रेशन किया तो t⁴n + 3/n+3 आया, -2 टाइम्स t⁴n + 2/n+2 आया, प्लस t⁴n + 1/n+1 आया, 0 to 1।
यहाँ पे लिमिट दोबारा विजिट कर लेते हैं। जब एक्स की लिमिट 0 से 1 थी तो टी की लिमिट यहाँ पे 1 to 2 हो जाएगी। टी की लिमिट 1 to 2 हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे हमने टी रिप्लेस कर दिया है ना, तो वहाँ पे लिमिट 1 to 2 कर देंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू 1 है, और जब एक्स की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू 2 है। तो हर जगह हम टी को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 की पावर n+3 अपॉन n+3 माइनस 2 की पावर n+2 अपॉन n+2, ये ट्वाइस है, तो मल्टीप्लाई इसमें 2 का और हो जाएगा। t की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस जहाँ जहाँ पे टी है उसकी जगह 1 रखना है। सभी टर्म का साइन रिवर्स करके है, तो 1/n+3 प्लस ट्वाइस अपॉन n+2 माइनस 1/n+1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर n+3 है तो ऊपर आ गया 2 की पावर n+3 माइनस 1 प्लस n+2 एक डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 2 माइनस 2 की पावर n+3 आ जा रहा है, प्लस 2 की पावर n+1 n+1 डिनोमिनेटर -1। तो ये हमारे सम की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सिंपल कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में है हमारे, तो इसमें सबसे पहले जो लोएस्ट कोफिशिएंट है वो लाने के लिए जो भी हमने इंटीग्रेशन किया था वो करना है, और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन दोबारा कर देना है। तो जब भी हमें डबल इंटीग्रेशन करना है तो हमेशा इंटीग्रेशन 0 to x की लिमिट में करना है ना। तो 0 to x की लिमिट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 1 + x⁴ लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो 1 - x ले लेते। तो 1 + x⁴n, और इधर क्या हो जाएगा, समेशन r = 0 to n NCR x⁴r dx है ना। तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर ये समेशन आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, और NCR भी साइन के बाहर आ जाएगा। और 0 to x x⁴r का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो x⁴r+1/r+1 हो जाएगा, लिमिट 0 to x। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पहले एक्स रख देंगे, उसके बाद 0 रख देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो ये डिसअपीयर कर जाएगा। मेनली इस इंटीग्रेशन का आंसर जो राइट हैंड साइड में आ जाएगा वो r = 0 to n NCR x⁴r+1 अपॉन r+1। और लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 1 + x⁴n+1 अपॉन n+1। लिमिट में पहले x डालेंगे फिर -0 डालेंगे, है ना। तो जब हम 0 डाल रहे हैं लिमिट में, तो 1 + 0 की पावर n+1 यानी 1 की पावर n+1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा इंटीग्रेट से पहले हमें ये देखना है कोफिशिएंट कैसे लाने हैं। तो कोफिशिएंट पहले 1 आ गए, है ना। तो r की जगह पे जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। अब हमें 2 लाना है, तो r+1 का जब हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अब r+2 आ जाएगा ना। तो r+1 r+2 इस तरीके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें कुछ भी फर्दर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर 1 × 3 होता तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रेशन करते। अब इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर सिंपल नंबर है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ चल रहा है क्या। जैसे एक जगह पे 7 चल रहा था, तो वहाँ पे 0 से 7 तक इंटीग्रेट करना पड़ा। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है जब दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं। और 0 से 1 तक अब इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में हमारी सीरीज मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो समेशन r = 0 to n NCR, और x की पावर अब जो हमारी हो जाएगी वो r+2 अपॉन r+2 हो जाएगी। और पहले r+1 ऑलरेडी था,
यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे जो लिमिट है 0 से 1 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 0 में तो ये डिसअपियर कर जाएगा, तो मेनली यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में बच रहा है फाइनली आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर 1/r+2 r+1। और यही हमारी ओरिजिनल सीरीज है। जब आर की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं तो एन सी 0, और डिनोमिनेटर में जो आर की जगह 0 1/2 आ रहा है, तो एन सी 0 1/2 है फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म आनी चाहिए C1/2 3, है ना। तो जब आर की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, अरे 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ आर की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे C1, और यहाँ पे जब 1 पुट कर रहे हैं तो 3, और यहाँ पे 2। जब आर की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे NC2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो सेम सीरीज मिल जा रही है। तो सेम सीरीज राइट हैंड साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा SN मिल जाएगा। तो हमारे SN का आंसर क्या आने वाला है, 0 to 1 इंटीग्रेशन हमें करना है, डिनोमिनेटर में n+1 है, और यहाँ पे 1 + x की पावर n+1 है -1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + x की पावर n+2 अपॉन n+2, है ना। और 1/n+1 हमने कॉमन ले लिया था। -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट है 0 से 1। तो जहाँ जहाँ x है पहले 1 पुट कर देना है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले 1 पुट कर देंगे। 1/n+1 ये सबसे बाहर है, यहाँ पे 2 की पावर n+2 हो जाएगी अपॉन n+2 -1। अब 0 पुट करेंगे, है ना। तो 0 पुट करने पे -1/n+2 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस पूरे में अगर हम करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर जो बनेगा n+1 n+2 बन जाएगा, और ऊपर जो आने वाला है वो 2 की पावर n+2 -1। और यहाँ पे जो एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ पे -n-2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हो गया 2 की पावर n+2 -n-3 अपॉन n+1 n+2। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी ये चीज़ दे रखी है 1 + x की पावर n बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो अगर x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, और इधर NC0 NC1 से लेके NCn तक का सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा, है ना। तो अब इसी को हम इधर देखते हैं, है ना, कि हमें ये डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा है कि इंडिपेंडेंटली CR और CS वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी एक को डिकोड कर लें, जैसे S वाले को डिकोड कर लेते हैं। तो समेशन R इक्वल टू 0 to n, है ना। और यहाँ पे पहली टर्म क्या हो जाएगी, S इक्वल टू 0 रखने पे CR इंटू C0। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, NCR इंटू NC1, है ना। जब S इक्वल टू 3 रखोगे या 2 रखोगे तो R इक्वल टू 2 रखने पे NCR NC2 हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो लास्ट टर्म इस सीरीज में आएगी, है ना, वो NCR NCN ये आ जाएगा S इक्वल टू n रखने पे। तो इन सब का सम हो रहा है, तो इन सब का सम हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे R इक्वल टू 0 to n, CR सब में कॉमन आ रहे हैं, यानी NCR सब में कॉमन आ रहा है, तो NCR को कॉमन ले लिया, और अंदर जो टर्म बची वो NC0 NC1, है ना। तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बचा NCn तक, है ना। तो हम इसे किस तरीके से देख लेंगे, 2 की पावर n आ गया ये, है ना। समेशन R इक्वल टू 0 to n NCR, है ना, इंटू 2 की पावर n। तो 2 की पावर n इंडिपेंडेंट ऑफ R है, R कुछ भी आए, R की वैल्यू 0 रखो 1 रखो, हमेशा 2 की पावर n आएगा ना हर टर्म में मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 की पावर n को हम बाहर कॉमन ले ले रहे हैं, और समेशन R इक्वल टू 0 to n NCR, है ना। तो NCR की वैल्यू क्या हो जा रही है, इसका सम, ये भी 2 की पावर n हो जा रहा है, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2n। ये फाइनल आंसर आ गया। तो डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा जो है, जहाँ पे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 से लेके n तक सारी टर्म कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन है, तो वहाँ का आंसर क्या आ जाता है, 2 की पावर 2n।
तो अभी वाले डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा को इस तरीके से भी देख सकते थे कि यहाँ पे जो भी ये वैल्यू है कि यहाँ पे ऐसी टर्म आएगी कि जब हम r की वैल्यू 0 रख रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे s की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी वेरी कर रही है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की टेबल बन रखी है कि सब जगह पे एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक वेरी कर रही है, फिर एस की वैल्यू 1 है सब जगह पे और आर की वैल्यू 0 से एन तक कुछ भी वेरी कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल बन गई। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एन सी 0 और सी 0 से लेके सी एन तक सबका सम हो रहा है, तो ये 2 की पावर एन हो गया। यहाँ पे भी सी एन सी 1 और एन सी 0 से लेके एन सी एन तक सबका सम हो रहा है, तो 2 की पावर एन हो गया। इस तरीके से टोटल एन टर्म्स आएंगी, है ना। और एन टर्म्स एन में सब में 2 की पावर एन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एन सी 0 एन सी 1 यहाँ से लेके एन सी एन तक। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर एन या 2 की पावर 2 एन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे सम हो रहा है ना। तो सम भी किस तरीके से करेंगे, हम सिंगल सिंगल करके, डिस्कनेक्टेड है तो सिंगल सिंगल करके ब्रेक करना है। यहाँ पे आर और एस दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तो आर इक्वल टू 0 टू एन और एस की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी आर प्लस सी 0। अगली टर्म जो हो जाएगी वहाँ पे सी आर प्लस सी 1। अगली टर्म जो हो जाएगी वहाँ पे सी आर प्लस सी 2, इस तरीके से, है ना। तो आर इक्वल टू 0 टू एन, है ना। नेक्स्ट टर्म हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सी आर इस तरीके से कितने बार आ रहा होगा, एन टाइम्स, तो एन इंटू सी आर हो जाएगा या एन इंटू एन सी आर हो जाएगा, प्लस सी 0 से लेके सी एन तक सारा सम हो रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर एन आ जाएगा इस सम का आंसर। अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पुट करनी है ना। तो जो आर वेरी कर रहा है, यानी एन टाइम्स एन सी 0 से लेके एन सी एन तक सबका सम है, प्लस 2 की पावर एन। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, 2 की पावर एन इंटू 1 की पावर आर, या फिर जो टोटल एन टर्म है ना, सब में 2 की पावर एन एक कंपोनेंट की तरह आ रहा है, तो ये एन टाइम्स 2 की पावर एन हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऐसे ही देख लो कि 1 की पावर आर है, तो 2 की पावर एन इंटू 1 की पावर आर, है ना, 1 की पावर 1, है ना, 2 की पावर एन इंटू 1 की पावर 2, तो यहाँ पे दूसरा जो ब्रैकेट आएगा प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3, इस तरीके से 1 की पावर एन तक। तो किसी भी तरीके से देख लेंगे, या 2 की पावर एन एन टाइम्स आ रहा है, तो सेकंड टर्म तो एन टाइम्स 2 की पावर एन हो गया, या 1 ये एन बार ऐड कर रहे हो तो एन टाइम्स 2 की पावर एन हो गया। और एन सी 0 से एन सी एन तक सबको ऐड करेंगे तो 2 की पावर एन हो गया, इसका मल्टीप्लाई भी एन में हो रहा है। तो एन टाइम्स 2 की पावर एन है, तो ये कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ टू एन टाइम्स 2 की पावर एन हो गया। तो यहाँ से क्या आया कि 2 की पावर एन प्लस 1 एन। तो डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो एन टाइम्स 2 की पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हम कनेक्टेड डबल सिग्मा सिग्मा की बात कर रहे हैं। कनेक्टेड डबल सिग्मा क्या है कि आर और एस इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू हमेशा आर से ज़्यादा रहने वाली है। तो आर की मिनिमम वैल्यू 0 है तो एस की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, है ना। तो जब एस की वैल्यू 1 है तब आर की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। जब एस की वैल्यू हमारी 2 है तो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, एस की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। अब एस की वैल्यू हमारी 3 है तो आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 2, एस की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 0, है ना। तो आर की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी जब एस की वैल्यू 3 है। एस की वैल्यू जब 4 है तब आर की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी, यानी इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो ऐसे ही जब एस की वैल्यू एन होगी, एस की वैल्यू एन होने पे यहाँ पे सी एन हो जाएगा, और ये जो आर की वैल्यू है वो एन माइनस 1 तक आएगी, सी एन एन माइनस 2, सी एन माइनस 3, सी एन माइनस 4, ऐसे सी 0 तक जाएगी। तो ये जो रिक्वायर्ड टर्म है, इन सब टर्म का सम हमारे कनेक्टेड डबल सिग्मा का आंसर हो जाएगा। इन सभी टर्मों का सम हमारे कनेक्टेड डबल सिग्मा का आंसर हो जाएगा। तो जो हमने
1 प्लस एक्स और 1x+1 इसका मल्टीप्लिकेशन किया था, है ना, इसकी पावर n है। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में x की पावर n-1 के कोफिशिएंट से ये C0 C1 के मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, है ना। तो मेनली इसका आंसर क्या निकल रहा था, 2n/(c)n-1। इसका आंसर क्या निकलेगा, 2n/(c)n-2। इसका आंसर क्या निकलेगा अगली टर्म का, 2n/(c)n-3, 2n/(c)n-4। हमने ये भी देखा था कि 2n/(c)n-1 की वैल्यू वही है जो 2n/(c)n+1 की वैल्यू है ना, या फिर 2n/(c)n-2 की वैल्यू वही है जो 2n/(c)n+2 की वैल्यू है। यानी इक्विडिस्टेंट टर्म जो है एंड से 2n से जो n+2 वाली टर्म है या फिर 0 से n+2 वाली टर्म है, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे ये 2n/(c)n-3 के भी सम को रिप्रेजेंट करेगा, सेम सम को 2n/(c)n+3 भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे 2n/(c)n/2n ये सबको सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, है ना। तो जो अपना रिक्वायर्ड सम Sn है ना, वो दोनों जगह ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ Sn हो जाएगा। और इन सबका ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2nc0 2nc1 से लेके 2n/(c)n तक सब कुछ मिल जाएगा। बस यहाँ पे मिसिंग क्या हो जाएगा, 2n/(c)n, ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस पूरे सम का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Sn की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से पूरे को डिवाइड हो जाएगा और 2nc0 से लेकर 2n तक का सम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n माइनस 2n/(c)n/2। तो ये हमारे सम का आंसर आ गया, डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा। तो हमने कर लिया था डिस्कनेक्टेड की जगह अब कनेक्टेड डबल सिग्मा का आंसर। तो इस टेबल की हेल्प से भी हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी टर्म का हमें सम निकालना है। तो नीचे वाले सभी टर्म का सम कैसे आएगा कि हम सभी का सम कर दें, है ना। तो नीचे वाले सभी का सम जो है और ऊपर वाले सभी का सम ये बराबर है, ये अभी हमने देखा है ना। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट एबव डायगोनल आ जाएगा। अगर सम ऑफ ऑल एलिमेंट बिलो डायगोनल हमें चाहिए तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट बिलो डायगोनल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उसमें भी सम ऑफ ऑल एलिमेंट माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट ये डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा से हमने निकाला था ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ये डिस्कनेक्टेड डबल सिग्मा से हमने निकाला था। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 की पावर 2n। और जो डायगोनल एलिमेंट उनकी वैल्यू क्या आई थी, 2n/(c)n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी देखो सेम आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वी विल अपलोड मैनी अदर वीडियो फॉर जेई मेंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जेई एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू।